हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्जाम पॉइंट। दोस्तों, आज हम फिर और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं जो रिलेटेड है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बाल विकास जो टॉपिक है उससे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैंने 15 प्रश्न लिए हैं और सभी अच्छे प्रश्न हैं। आप यहाँ पर देखिए कि आपके कितने प्रश्न इस टॉपिक से सही हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। और आप भी मेरे साथ अपने जो आपने तैयारी की है उसको जांच सकते हैं। तो देखते हैं इसका पहला प्रश्न। यहाँ जो पहला प्रश्न है दोस्तों, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस प्रश्न का जो उत्तर है। आपने भी सोच लिया होगा कि कौन सा इस प्रश्न का आंसर है। तो चलिए चेक करते हैं इसका आंसर कौन सा है। दोस्तों, इसका जो आंसर है वह हमारा सी होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा जब जन्म से लगभग 2 वर्ष के दौरान बच्चा अपने इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करता है और उसी से ही वो सीखना कोशिश करता है। इसका और विस्तार देख लेते हैं कि जो विस्तार से क्या इसके संबंध में है। कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था संवेदी पेशीय अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक देखने, छूने और पकड़ने, चूसने आदि की सतह सहज क्रियाओं से व्यवस्थित प्रयासरत सीखता है। तो आपने देखा कि बच्चा जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है, बच्चा पहले देखता है, छूता है, पकड़ता है और कोई चीज भी उसके हाथ में आती है तो उसको चूसना शुरू कर देता है। ये सभी जन्म से लगभग 2 वर्ष की अवस्था तक बच्चा ऐसा करता है। कोई बच्चा जल्दी सीखता है और कोई देर से सीखता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए आप अपना ज्ञान चेक करके कि कितना आपकी तैयारी हो चुकी है और आप कितने इसके प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं। तो चलिए आपने लगाइए इसका आंसर क्या हो सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ बच्चों ने बहुत ही सही आंसर दिया है। तो चलिए देख लेते हैं यहां पर इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, जो इसका आंसर होगा वह डी होगा कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण जो बच्चा सीखता है वो किशोर अवस्था के दौरान होता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, किशोर अवस्था आपने देखा होगा कि तूफानी अवस्था के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि इस अवस्था में सबसे तेज शारीरिक परिवर्तन होते हैं, शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते हैं। इसी दौरान बच्चा समाज में बहुत सारी चीजों को सीखता है। ये देखिए इसका विस्तार से यहाँ दिया गया है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किशोर अवस्था के दौरान होता है। इस अवस्था में किशोरों में समूह निर्माण की प्रवृत्ति, मैत्री भावना का भी विकास होता है, सामाजिक गुणों का भी विकास होता है और बच्चे समूह के प्रति भक्ति और सामाजिक परिपक्वता की भावना का भी विकास होता है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास भी इसी अवस्था में शुरू हो जाता है। तभी तो इस अवस्था को कहते हैं तूफानी अवस्था। और इसमें बच्चे के जो विचार होते हैं वो सीखना, विचारों को अपने आप स्वयं निर्णय लेने पर की जो भावना है उसको सीखना शुरू कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या शानदार प्रश्न है दोस्तों, अनुवांशिकता से रिलेटेड कि अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। लगाइए इसका आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कई बच्चों ने बहुत सा आंसर बढ़िया दिया है। देखिए यहां पर हम देख लेते हैं कि कौन सा इसका आंसर सही है।
सही, इसका जो आंसर तीसरे प्रश्न का आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वह होगा स्थिर। स्थिर जो यहाँ पर बिल्कुल अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, यानी अनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। तो देखिए जो सामाजिक संरचना होती है यहां पर उसको देख लेते हैं, उसका थोड़ा सा विस्तार कि वंशानुक्रम या अनुवांशिक गुण प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता से प्राप्त होता है जो कि स्थिर होता है। वातावरण का प्रभाव से इन गुणों को दिशा व दशा मिलती है, इसलिए वातावरण सामाजिक संरचनात्मक का गत्यात्मक पहलू है जबकि वंशानुक्रम जो है स्थिर पहलू है। तो यहां हमारा आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न सीखने से रिलेटेड, सीखने से संबंधित एक या दो प्रश्न दोस्तों जरूर आते हैं और चाइल्ड पेडागोजी का मतलब ही यह है कि बच्चा किस तरह से सीखता है। सब कुछ डिपेंड सीखने पर ही, बच्चे को सिखाने से, शिक्षण जो शिक्षक शिक्षण कर रहे हैं किस तरह से बच्चे को सिखाने की कोशिश करते हैं और बच्चा जीवन पर्यंत सीखता है। चौथा प्रश्न है कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है सीखने के इस सिद्धांत से संबद्ध है। यानी कौन से सिद्धांत से दोस्तों? वेरी गुड, बहुत से अच्छे बच्चों ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लगता है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। इस तरह से अगर आप तैयारी करते रहेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो यहां पर जो चौथा प्रश्न है दोस्तों उसका आंसर होगा ए, व्यवहारवादी। यानी व्यवहारवादी जो आंसर इसका यहां पर है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इसी का यहां पर एक आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो होगा कि व्यवहारवादी सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रतिपादक का मानना है कि सीखने के लिए उद्दीपक का होना आवश्यक है। व्यक्ति उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया करता है और सीखता है या प्रतिक्रिया से प्राप्त होने वाले परिणामों को ध्यान में रखकर सीखता है। देखिए उद्दीपक शिक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जब तक उद्दीपक नहीं होगा बच्चा बहुत तेजी से कह सकते हैं कि नहीं सीख पाता। उद्दीपक बच्चे को आगे बढ़ने में बहुत ही सहायता करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? चलिए दीजिए इसका आंसर। बहुत अच्छे, कई बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। तो दोस्तों देखते हैं इसका जो आंसर है 5वें प्रश्न का वह होगा बी, यानी विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रतिक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। इसमें पूछ रहा है शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। ये प्रश्न देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, प्रश्न को पढ़कर पहले प्रश्न को समझें, फिर आप समझने के बाद उसके जो आंसर दिए गए हैं उसमें से उसको छांटिए। अगर आपने प्रश्न गलत पढ़ा है तो आप उत्तर भी उसका गलत दे पाएंगे। तो यहां पर जो हमारा आंसर है वो बी है। बी जो आंसर है बिल्कुल सही है कि विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने योग्य बनाना उनकी समझ या सूझ को विकसित नहीं करता, यह मात्र रहने पर बल देता है, इसलिए यह समझ के शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? देखिए दोस्तों प्रश्न पढ़िए, वो कह रहा है अभी बच्चों के लिए सही नहीं है। तो आप प्रश्न को बिल्कुल सही तरीके से पढ़ें। अगर आपने प्रश्न बिल्कुल सही तरीके से पढ़ा है तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो यहां जो आंसर होगा दोस्तों, हाँ बहुत अच्छे, कुछ बच्चों का बिल्कुल सही आंसर आया है, बिल्कुल सी उत्तर दिया है और ये बिल्कुल सही है जो हमारा सी आंसर है कि ये हमेशा सफल होते हैं। यानी निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही है? क्या बिल्कुल सही, बिल्कुल हमेशा सफल होते होंगे बच्चे? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ बच्चे सफल भी नहीं हो सकते।
तो यहाँ जो आंसर सी है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए ये सही नहीं है कि वह हमेशा सफल होते हैं, क्योंकि अभिप्रेरित होना ये बालक को किसी कार्य के प्रति उत्साह प्रकट करता है, ना कि सफलता को निश्चित करता है। तो इसलिए यहां पर जो आंसर है हमारा बिल्कुल सी है। 7वां प्रश्न दोस्तों, कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, उसे विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षों से अलग करना चाहिए, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए चुनौती देनी चाहिए, या गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सीखना। वो पहले कह रहे हैं क्या नहीं करना चाहिए। प्रश्न बिल्कुल सही से पढ़ें। तो यहां पर जो आंसर है दोस्तों, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षों से अलग नहीं करना चाहिए। यानी वो कह रहे हैं कि अलग करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी यही वाला जो आंसर है हमारा ए, यही आंसर इसका सही है। तो प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं दोस्तों, उनको उनकी योग्यता की उपलब्धि के लिए यह जरूरी नहीं है कि उनको कक्षा से अलग बैठाकर या उनके समकक्षों को उनसे अलग कर दिया जाए, बल्कि उनको साथ में बैठ करके उनका विकास किया जा सकता है। 8वां प्रश्न है, छोटे शिक्षार्थियों में, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? देखिए इसमें का नहीं है, प्रश्न पढ़िए बस पहले। अगर आपने प्रश्न सही से पढ़ा है तो आप आंसर भी सही दे पाएंगे। यानी छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? तो यहां पर जो आंसर होगा दोस्तों, हमारा जो 8वां प्रश्न है उसका आंसर होगा ए, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। छोटे शिक्षार्थियों के पठन के लिए यह कठिनाई नहीं है कि वे शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई हो रही है। 9 नंबर है कि शिक्षार्थियों का आत्म नियम की ओर संकेत करता है। आत्म नियम निम्न में से कौन संकेत करता है कि शिक्षार्थी? ए है विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम बनी में स्वयं अनुशासन और नियंत्रण में अपनी सीखने का स्वयं परीक्षण करने की उनकी योग्यता से, या विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियम बनाना। तो यहां पर जो हमारा आंसर सही होगा दोस्तों, वह होगा सी, अपनी सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। यानी आत्म नियम में से स्वयं जो सेल्फ रूल्स हैं उसको बच्चा अपनी सीखने की स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता को वो परख सकता है, आत्म नियम की ओर संकेत करता है। यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 10। तो दोस्तों अभी तक आपने कितने प्रश्न हुए कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर आपके अभी तक कितने प्रश्न सही हो सके। अगर सबके सही हैं तो आप समझिए कि आपका आप बिल्कुल अच्छे नंबरों से सीटेट को क्वालिफाई कर पाएंगे। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? देखिए सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता, व्यापार का अध्ययन सीखना, अन्य अधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। या डी, सीखना कुछ ऐसी चीजें हैं जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती हैं। तो यहां जो हमारा आंसर होगा दोस्तों 10वें का ए, व्यापार का अध्ययन। देखिए व्यापार का ये गलत लिख गया था वहां पर, व्यापार ये व्यवहार है दोस्तों, इसको आप सही कर लेना, ये व्यवहार है, ये व्यापार लिख गया है यहाँ पे गलती से, ये व्यवहार है दोस्तों, व्यवहार। यही हमारा आंसर सही है। व्यवहार का अध्ययन सीखना यह किसी भी प्रकार से सीखने का लक्षण नहीं है, क्योंकि व्यवहार का अनुकरण करके उसे सीखा जा सकता है, ना कि व्यवहार का अध्ययन सीखा जाता है। और बिल्कुल सही है, बहुत ही लॉजिकली क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन है यहाँ पर 11 नंबर कि एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम
करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी रूप से अभिप्रेरित है। तो आपको इनमें से बताना है कि किस रूप से वो अभिप्रेरित है। चारों में से वैयक्तिक, अनुभाविक, आंतरिक, बाह्य। तो यहाँ पर जो बच्चा अभिप्रेरित है वो आपका बाह्य रूप से अभिप्रेरित है। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। डी आंसर। 12वां प्रश्न है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियां में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वहन आदि। ये सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो दिखाए गए हैं 4 आंसर की सामाजिक गतिविधि के रूप में मनोरंजन द्वारा अधिगम, भाषा निर्देशित अधिगम या प्रतियोगिता आधारित अधिगम। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा सर, यहाँ पर जो आंसर होगा अपना वह होगा ए, सामाजिक गतिविधि के रूप में। शिक्षिका द्वारा शिक्षार्थियों के समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि करवाने सीखने के सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम को उजागर करती है। आंसर ए बिल्कुल सही है। 13वां प्रश्न है कि जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधि में शामिल करती है तो वह कौन सा शिक्षण कर रही है? कक्षा, देखिए इससे संबंधित एक प्रश्न जरूर आएगा। जो हमारे डिसेबल्ड विद्यार्थी होते हैं उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चंस, दिव्यांग बच्चों से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो यहाँ पर जो मैडम जो क्लास में इस तरह की गतिविधि कर रही हैं वो जो रिलेटेड है, यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार यहाँ पर कार्य कर रही हैं। तो हमारा जो एक आंसर होगा बी। और दोस्तों समावेशी शिक्षा से रिलेटेड एक प्रश्न अवश्य ही सीटेट के अंदर देखने को मिलता है, एक से ज़्यादा भी मिल जाते हैं देखने के, लेकिन समावेशी शिक्षा से एक प्रश्न 100% पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि समावेशी शिक्षा है क्या। जो हमारा आंसर था इसका, और ये जो दी गई थी हमारे जो एनसीएफ पाठ्यचर्या रूपरेखा है 2005 के अनुसार, उसके घोषणा पत्र में भी समावेशी शिक्षा की संस्तुति की गई है। तो समावेशी शिक्षा का प्रश्न आपको 100% मिलेगा सीटेट में। 14वां प्रश्न है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों को और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, या डी इनमें अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग सीखने को संवर्धित करता है। तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए इसका जो आंसर होगा यहाँ हमारा 14 का, इनमें कह रहे हैं वो कि इनमें अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग सीखने को संवर्धित करता है। यानी जब हम किसी चीज को देखकर और सुनकर, आपने देखा होगा जब हम किसी वीडियो को देखते हैं तो वह एकदम से समझ में आ जाता है। शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग आजकल बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। जैसे कि हमारा एक ऐप है दीक्षा सामग्री है, और भी बहुत से TLM लर्निंग्स जो मटेरियल्स होते हैं उनका शिक्षण में प्रयोग किया जाता है। उसी से रिलेटेड है कि दृश्य कि जो आपके चार्ट पेपर वगैरह हैं, श्रव्य या वीडियो चलचित्र वगैरह हम बच्चों को दिखाते हैं, उसी से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। इसमें बच्चों की इंद्रियां काम करती हैं और सीखने के लिए बच्चों को अभिप्रेरित करती हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है दोस्तों हमारा डी, वो बिल्कुल सही है। 15वां प्रश्न है दोस्तों, ये भी इन कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को, देखिए बच्चा जो कोहल वर्ग ने कहा है कि गलत के सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने की शामिल चिंतन प्रक्रिया को कोहल वर्ग ने किस निम्न में से किस नाम से वर्णन किया है? यानी जो आपके 4 उत्तर दिए हैं, सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कणा, या नैतिक यथार्थवाद, या नैतिक दुविधा, इन चारों में से किसको कहा है कि सही और गलत प्रश्न के बारे में जो निर्णय लेते हैं?
तो यहाँ पर जो आंसर है दोस्तों वह है हमारा बी, नैतिक तर्कणा। ठीक है दोस्तों, तो ये 15 प्रश्न थे। आपको ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छे लगे हों तो कमेंट और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें जो कि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनके भी अच्छे नंबर आए। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि सब्सक्राइब करने का दोस्तों कोई पैसा नहीं लगता। तो मिलते हैं आपसे एक और ऐसे ही अच्छे प्रश्नों को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।